प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ के अमेरिका में 7 दिन, क्या खोया क्या पाया। बिजली के बाद पानी का शॉर्टफॉल, पानी की तकसीम पर सूबों में इख्तलाफात, पानी ज़ाय करने में पाकिस्तान सबसे आगे। कौम को बिजली और पेट्रोल का झटका, पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ और MKM का कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अमेरिका का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। इस दौरे में उनकी मनमोहन सिंह से भी मुलाकात हो गई। तमाम तर जो कोशिशें थी इस मुलाकात को रुकवाने की वो नाकाम हुई और बिलाखिर दोनों वज़ीर-ए-आज़म आपस में मिले और उसके बाद ये स्टेटमेंट भी आई कि ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए राब्ते जारी रखे जाएंगे। एक दूसरे के यहाँ आने की उन्होंने दावत भी कबूल की। इसके अलावा व्हाइट हाउस से भी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दावत मिली और वो अब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका में होंगे और सदर ओबामा से मुज़ाकरात करेंगे। आज इस सारी सूरत हाल पर कि क्या खोया वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने, क्या पाया इस दौरे में, बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया से मौजूद होंगे जनाब कुलदीप नायर साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से उनकी बड़ी गहरी नज़र है मामलात पर। और यहाँ पर लाहौर में हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब कुलदीप नायर साहब की जानिब। कुलदीप साहब, ये बयान कीजिएगा, बहुत सारी कुव्वतें तो ये और सियासी तज्ज़े-ए-निगार ये कह रहे हैं कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने दावत भी कबूल की एक दूसरे के यहाँ जाने की। LOC पर जो कशीदगी है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक मैकेनिज़्म भी बनाने का ऐलान किया। लेकिन ज़्यादातर जो जनरल असम्बली का सेशन था और जो आपस की मुलाकात के बाद जो ब्रीफिंग्स थी, दोनों वज़ीर-ए-आज़म जो उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको एड्रेस करते हुए नजर आए। ठीक है आपका कहना, क्योंकि आपस में तो उसमें उस पर गुफ्तगू नहीं ना हुई। जो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने पहले कहा कश्मीर का और कहा कि भाई उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि ये तो इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया का सवाल नहीं होता। तो उस पर बात नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बात टेररिज्म पे थी तो तालिबान पे जरूर बात होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी अगले साल अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न पावर्स जो है विड्रॉ कर लेंगे अफगानिस्तान से। तो इस इलाके में अभी से ही काफी अलकायदा वगैरह ने शुरू कर दिया अपना काम। तो इस बात पे दोनों वज़ीर-ए-आज़म को बात करनी चाहिए थी कि भाई ये जो हालात पैदा होंगे जब विड्रॉल इनकी वेस्टर्न फोर्सेस की, तो उसके मतलब इस रीजन में जो पड़ेगा उसका असर, तो उसका क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो पाकिस्तान और बाद में हिंदुस्तान दोनों का इसमें इंटरेस्ट है। और मेरा नहीं ख्याल लगता है कि भाई कोई अफगानिस्तान में करज़ाई की गवर्नमेंट इतनी पावरफुल या स्ट्रांग हो गई है। हो भी सकता है, लेकिन लगता नहीं कि भाई ये तालिबान का ऑनस्लॉट को रोक सके। तो इसलिए चाहे वो रहें भी, वो ठीक है, अपना अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलके बात करनी चाहिए थी। अच्छा हसन अस्करी रिजवी साहब, आप किस तरह से देखते हैं? कुलदीप साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है कि उस हवाले से अफगानिस्तान जो है पोस्ट विड्रॉल, उस सिनेरियो पर बात नहीं हुई। देखिए, बुनियादी तौर पर इस जो मीटिंग है इसमें दो ही चीज़ें हैं कि एक तो चलिए मुलाकात हो गई, जनवरी से ताल्लुकात ख़राब थे। दूसरा ये है कि LOC पे जो है अमन कायम करने के लिए कुछ रजामंदियाँ हुई, लेकिन LOC वाले फैसले के लिए प्राइम मिनिस्टर लेवल पे गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिज़्म जिनकी बात हुई है पहले से मौजूद हैं। चलिए खैर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे हो गई, लेकिन इसके अलावा कोई हमें रजामंदी वहाँ पे नज़र नहीं आई। दोनों में डिफरेंसेस हमें नज़र आए हैं। तो मेरे नज़दीक मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये जिस बुनियादी नुक्ते से नवाज शरीफ वहाँ गए थे कि डायलॉग प्रोसेस को ओपन किया जाएगा, वो उन्हें हासिल नहीं हुआ। तो मेरे नज़दीक ये नवाज शरीफ के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक है और मनमोहन सिंह के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इस तरह मेरे नज़दीक है कि ये जो प्रेजेंट टेन्योर है उनकी,
उसका ये आखिरी साल चल रहा है क्योंकि अगले साल उनके इंतखाबात होंगे। तो हमारा ख्याल ये था कि आखिरी साल में प्रेजेंट टेन्योर के वो डायलॉग प्रोसेस को ओपन करके एक अच्छी ट्रेडिशन जो है वो कायम करेंगे। लेकिन लगता ये है कि दोनों डोमेस्टिक ज़रूरियात में उलझे रहे। हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर को गैर ज़रूरी तौर पे स्ट्रेच किया, उन्होंने टेररिज्म की गुफ्तगू की। तो मेरा ख्याल ये है कि ये प्रॉब्लम हो गई है। अब नवाज़ शरीफ की प्रॉब्लम ये होगी जब वो पाकिस्तान आएंगे कि वो लोग जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, उनकी पोजीशन पाकिस्तान में कमज़ोर हो गई है और वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते। जहाँ तक 2014 की कुलदीप नैयर साहब ने बात की है वो सही है उनकी बात, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ताउन करें। जहाँ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान को सेटिस्फाई करे टेररिज्म के मामले में, ख़ुसूसन जो मुंबई वाला किस्सा है, वहाँ हिंदुस्तान को थोड़ा सा ये रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टेररिज्म के बारे में अंदरूनी लिमिटेशंस क्या हैं। पाकिस्तान की कोई हुकूमत, ये हो या कोई और हो, 100% टेररिज्म के ख़िलाफ़ कमिटमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपने अंदर कमिटमेंट नहीं दे सकती, वो हम लोगों को कमिटमेंट नहीं दे सकती। पाकिस्तान की हुकूमत दूसरों को क्या देगी? तो कुलदीप साहब, आप समझते हैं कि ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, और अगर कुछ रिलीफ मिल जाता नवाज शरीफ साहब को तो वो अपने मुल्क में एक बड़ा और ज़्यादा ताकत लेके आते, पूरी एक इंटरनेशनल हमायत लेकर आते, और पीस की जानिब जो उनकी ख्वाहिश है, इंडिया के साथ ताल्लुकात की जो ख्वाहिश है, उसको प्रैक्टिकली जामा पहना सकते हैं उसको? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसको इंटरप्रेट मैं समझता हूँ कि मेरी डिफरेंट है इंटरप्रिटेशन जो मिले। और फिर उसकी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें कहा गया कि दोनों मिले और ये कहा कि ना सिर्फ ताल्लुकात बहुत अच्छे हों बल्कि ये आबो हवा बदली जाए, और किस तरह जो ब्रीफिंग प्रेस की हुई। तो इसलिए ये तो एक पहली मंजिल है ना, अभी तो पेव ग्राउंड की है। तो ये कि डायलॉग उसमें नहीं कही गई तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायलॉग तो शुरू कर दी। और अब देखिए कि मुझे लगता है कि थोड़ी देर में कुछ और तो आगे कदम बढ़े, क्योंकि ये दोनों मुल्क के जो वज़ीर आज़म मिले उन्होंने बहुत पॉजिटिव बात की, कंस्ट्रक्टिव बात की। तो इसलिए ये कि भाई उसमें इसका जिक्र नहीं हुआ तो ना सही है, ये उन्होंने तो आइस ब्रेक कर दी। अब आगे देखिए होगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कुलदीप नायर साहब और डॉक्टर हसन रिजवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप साहब का ये ख्याल है कि ये बहरहाल एक बर्फ़ पिघली है, एक शुरुआत है, एक ही मुलाकात में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता था, और आगे चलकर इस हवाले से वो ये उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, क्योंकि दोनों तरफ ये ख्वाहिश मौजूद है कि ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक और अहम मसला पाकिस्तान का महंगाई। बताया गया है कि जिस तरह बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल की कीमतों में जैसे इजाफा किया जा रहा है, आम आदमी के बस में ये नहीं रहेगा कि वो बिजली का बिल अदा कर सके या गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डलवा सके। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वैसे तो पाकिस्तानी कौम रोज़ाना एक नए मसले का सामना करती है, लेकिन कल जो बम, जो ड्रोन हुकूमत ने गिराया है, वो महंगाई का रिकॉर्ड इजाफा है पाकिस्तान की तारीख में बिजली की कीमतों में। कल जब आप अपना बिजली ऑन करेंगे तो जो पर यूनिट आपका जो प्राइस है वो तकरीबन 5 रुपये 90 पैसे पर यूनिट उसमें इजाफा हो चुका होगा। सिर्फ वो सार्फिन जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 40% है, वो इस इजाफे से बच जाएंगे। बाकी 60% पॉपुलेशन इस मुल्क की कल IMF के रहमो करम पर होगी। उनके कहने पर जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है वो उसका शिकार होंगे। बिजली की कीमतों में जो इजाफा है उसका असर तमाम चीज़ों की कीमतों पर पड़ेगा, और बताया जा रहा है कि आटे से लेके हर चीज़ जो भी मार्केट में आपको मिलती है उसकी कीमत में इजाफा होगा। सिर्फ यही नहीं, एक और भी हुकूमत ने प्लान किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और जो पर लीटर पेट्रोल की कीमत भी 113-14 रुपए तक पहुंच जाएगी, और जो किरायों पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। ट्रांसपोर्टेशन में अगर कीमत बढ़ती है तो तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अवाम
किस तरह से इसका मुकाबला करेंगे। और अब जो खबरें आ रही हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM, उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से कि वो ये जो इजाफा है इसको फिल फॉर वापस ले, वो इस इजाफे को मुस्तरद करती हैं। तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से एहतजाज बाकायदा शुरू किया जाएगा। MQM की राब्ता कमेटी ने भी कहा है कि वो इस इजाफे को नहीं तस्लीम करेंगे और पीपल्स पार्टी का कल इजलास होगा जिसमें वो फैसला करेंगे कि एहतजाज वो किस तरह से करेंगे। लेकिन ये तो तय है कि वो भी इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं और इस हवाले से एहतजाज करेंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे जिन रहनुमाओं से, उनमें जनाब तनवीर अशरफ कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जनाब एजाज चौधरी तहरीक इंसाफ के, मिफ्ता इस्माइल हैं मुस्लिम लीग नून के, वो थिंक टैंक हैं और जो ख़ास तौर पर इक़्तिसादी अमूर हैं, जो मुल्क की मईशत है, इसके हवाले से वो एडवाइस भी करते हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत को। और जनाब सेनेटर हसीबुल्ला खान MQM के हमें ज्वाइन करेंगे, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ जनाब एजाज चौधरी साहब की जानिब। एजाज साहब, आपकी जमात ने ये ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर से आप एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, कुछ बयान करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर होगा मुजाहरा, और ये बयान कीजिए कि क्या आपकी उसमें डिमांड्स होंगी। शुक्रिया समी साहब। पहली बात तो यह है कि इस महंगाई ने आम आदमी और गरीब आदमी को जिंदा दरगोर करके रख दिया है। आप यकीन करें, कोई होगा पाकिस्तान के अंदर जिसको पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमत के इजाफे ने परेशान नहीं किया होगा। आप मान लीजिए कि हर घर के अंदर एक किस्म की सफ़े मातम है कि लोगों को पता है कि जब अगले बिल आने हैं तो उनका जो शिकंजा है वो मज़ीद कसा जाना है। हम ये कह रहे हैं कि ये परसों हमने पूरे सूबे के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर कॉल दी है कि तमाम लोग, मैं अवाम से अपील करता हूँ कि 4 बजे निकल के सड़कों के ऊपर एहतजाज करें और हुकूमत इस इजाफे को वापस ले। हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और यहाँ तक जाएंगे कि हुकूमत को इसको वापस लेना पड़ेगा। मैं तो ये समझता था कि 11 मई के इंतखाबात के नतीजे में एक यानी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एक हुकूमत बनी है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस 11 मई के इंतखाब के ऊपर, लेकिन ये हम समझते थे कि प्रोसेस को जारी रहना चाहिए। और ये इक़्तिसादी और अपने आप को माशी तौर पे बहुत ही मुस्तहकम पॉलिसीज़ वाले नून लीग की हुकूमत थी। कहते थे तहरीक इंसाफ को तजर्बा नहीं है, हम बड़े तजर्बाकार लोग हैं, हमने 6 दफ़ा सूबा पंजाब चलाया है और 3 दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान की चलाई है। जनाब 800 अरब रुपए के नोट छाप दिए हैं, रुपया फ्री फॉल है और 110 रुपए का हो गया है। IMF के साथ जो इन्होंने वादे और मुआहदे किए हैं, 3.5 पौने 400 अरब रुपए के डॉलर मार्केट से खरीद के हमारी मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया है कि कोई चीज पाकिस्तानियों के लिए उनकी पहुंच के अंदर ना रह सके। और यहाँ पर आटा 10 रुपए किलो महंगा हो गया है। रोटी जो कल तक 6 रुपए की मिलती थी, बिल्कुल आज 10 रुपए की मिल रही है। साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना मातम किया जाए वो कम है, दुरुस्त है। इसके ऊपर कोई और हमारे लिए रास्ता नहीं बाकी बचा। दुरुस्त। अच्छा, आप हमारे साथ रहिए, मैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ हैं। मिफ्ता साहब, ये जो इस वक्त एहतजाज की बात हो रही है, लोगों ने तो रिलीफ देने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन अगर हम गुज़श्ता 3 माह की कारकर्दगी देखें और देखें इंडेक्स जो है, तो कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इतनी महंगाई पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 सालों में नहीं की जितनी आपने 3 महीने में कर दी है। शुक्रिया समी साहब। देखें, पिछले 5 साल में जितनी महंगाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये तो रिकॉर्ड है। ये तो औसतन 17% महंगाई थी। पिछले आखिरी साल में थोड़ी सी महंगाई कम हुई, पहले पीपल पार्टी के 4 साल में तो 17-18% औसतन महंगाई रही है। हमारे 3 जो महीने निकले हैं, इसके अंदर अभी तक जो सालाना एवरेज चल रही है वो 8.4% है, ईयर टू ईयर एवरेज भी। तो महंगाई इतनी नहीं हुई है जितना शोर हो गया है। जहाँ तक वो एहतजाज करना चाहते हैं PTI या कोई भी पार्टी हो, तो उनका जमहूरी हक है, उसमें कोई बात नहीं रोक सकते। लेकिन सच्ची बात यह है कि देखें, 5 साल तक मिस गवर्न होता रहा। बिजली का सेक्टर जो आप बात कर रहे थे रेट्स की, करप्शन उसमें बढ़ती रही, मिस मैनेजमेंट बढ़ती रही। जो चोरी की सतह थी वो 17-18%, लाइन लॉसेस से बढ़ के 22-24% चले गई। तो अब जो से वो हिंदी में कहते हैं कि हम इन पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। मतलब ये तो मजबूरी है नून की हुकूमत की। ये तो
3 महीने के अंदर अगर हमने इंडस्ट्रियल कमर्शियल के रेट थोड़े से बढ़ाए और अब ये एडजस्ट कर रहे हैं तो मजबूरी है, क्योंकि इतना 6-7 रुपए पर यूनिट का हुकूमत को खसारा आ रहा था। इसके बावजूद भी आप देखें कि आपने खुद जैसे फरमाया कि 40% सार्फिन वो होते हैं जो मेरे ख्याल से 30% बिजली खर्च करते हैं, जो कि 200 यूनिट से कम लेते हैं, जिसके अंदर 2 पंखे, 2-3 बत्तियाँ, एक मोबाइल चार्जर और एक वॉशिंग मशीन चल सकता है। उन तक सार्फिन को हमने नहीं छेड़ा। लेकिन वो सार्फिन जिनके घर में एसीज लगे हुए हैं, 10 एसी लगे हुए हैं, बाथरूमों तक एसी लगे हुए हैं, उनको अब सब्सिडाइज़ करना जो है उस हुकूमत के बस में नहीं है। और देखें सब्सिडाइज़ क्या, हुकूमत अपने घर से तो पैसे लेके नहीं आती, आवाम के पैसों से सब्सिडाइज़ करते हैं। नहीं, लेकिन तो यहाँ से उठा के वहाँ देना, से उठा के साहब बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन में बात दुरुस्त है मिफ्ता साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 39 लाख अफराद जिनको नादरा ने आइडेंटिफाई किया है, जिन पर आप टैक्स लगा सकते थे, टैक्स नेट पे ला सकते थे, और ये जो सब्सिडी आपने विड्रॉ की है उस फैसले को मुअख्खर कर सकते थे, वो आपने फैसला नहीं किया और बड़ों को छोड़कर छोटा जो तबका है उस पर आप उसको सख्त फैसले पर आप मजबूर कर रहे हैं। देखिए, सबसे छोटा जो तबका है वो जो सार्फिन वो हैं जो 200 यूनिट से कम लेते हैं, जो छोटे क्वार्टरों में रहते हैं, छोटे मकानों में रहते हैं, उनको तो एकदम मुस्तस्ना करा हुआ है, उससे उनके रेट तो कोई नहीं बढ़ रहे। बाकी तबके का मैंने जैसे गुजारिश करी कि जिनके घरों में कई एसी लगे हुए हैं उनकी रेट बढ़ रहे हैं। और ये देखें, जमहूरी हुकूमत का कभी भी ये नहीं होता शौक कि वो किसी भी चीज़ की, किसी भी सार्फिन को किसी भी चीज़ की कीमतों में बढ़ाए, लेकिन मजबूरी होती है हुकूमत की, क्योंकि 6 रुपये का नुकसान हो रहा था हुकूमत को और बजट का खसारा इतना बढ़ गया था, 9% हो गया था। ठीक है मिफ्ता साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। मैं ये यहाँ पर गुफ्तगू में इन्वॉल्व करता हूँ जनाब तनवीर अशरफ कायरा साहब को। कायरा साहब, आपकी क़यादत ने ये कहा था कि हम तो 5 साल बिल्कुल इस हुकूमत के साथ रहेंगे और सियासत हमारी तब शुरू होगी जब नए इलेक्शन का ऐलान होगा। तो अब तो आप भी एहतजाज की बात कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हो गया? असल बात यह है कि जो को चेयरमैन हमारे जनाब जरदारी साहब साबका सदर ने जो बात की थी वो ये की थी कि नेशनल इंटरेस्ट की जहाँ पे भी बात होगी तो वहाँ पे हम मुस्लिम लीग नवाज़ का साथ देंगे, लेकिन जहाँ पे अवाम के इंटरेस्ट की बात होगी हम अवाम के साथ खड़े रहेंगे। हमारा जो काम है ऑपोजिशन का या पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है कि हम चेक रखें जो मुस्लिम लीग नवाज़ या जो भी हुकूमत है उसके, तो इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो एक रिकॉर्ड इजाफा बिजली के नरखों में हुआ है और जो सब्सिडीज़ विड्रॉ की गई हैं, मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है आवाम के ऊपर। आज अभी तक तो बिजली के बिल आए नहीं, अभी से लोग बिल बुला उठे हैं कि इस कदर को नज़र आ रहा है कि ये बिल हम नहीं दे पाएंगे। आज इस कदर हमारा राब्ता हुआ हमारे राब्ता ऑफिस के साथ कि हर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करे, जो आवाम चाहती है वो हम करेंगे। और जो IMF का जो एजेंडा जिसके ऊपर ये हुकूमत इकॉनमी को चला रही है, आज यूँ महसूस होता है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ ने ठेके पे दे दी IMF को। जो उन्होंने शराइत रखी वो उन्होंने तमाम शराइत जो है पूरी कर रहे हैं। और इसमें जो सब्सिडीज़ के लिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत थी या हमारे इत्तेहादियों की हुकूमत थी, इसको भी कहा गया था सब्सिडीज़ विड्रॉ करें, लेकिन हम समझते थे कि अवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जा सकता, उतनी महंगाई या उतना इसका इजाफा टैरिफ में किया जाए कि जो वो बर्दाश्त कर सके। इसलिए मैं समझता हूँ मुस्लिम नवाज़ ने आंखें बंद करके, अगर आप देखें जो पिछले हफ्ते IMF के चीफ के साथ मुस्लिम जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है उसमें IMF के चीफ ने उनकी तारीफ़ की कि जी जो हमने बातें कही आपने वो मान ली और उसके ऊपर आप अमल दरामद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो अवाम की बातें सुने और अवाम की बात माने और IMF के एजेंडे को छोड़ें। IMF का एजेंडा तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म करने का है, वो सिर्फ बिजली का नहीं है। इसके आप देखें पिछले 3 महीने में कायरा साहब हमारे साथ ही रहिए क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है मामला, डायरेक्टली आवाम इससे मुतासर है। शदीद तरीन महंगाई होने जा रही है, बिजली का बिल जो है अब सैकड़ों की बजाय हज़ारों में होगा। लेकिन हम गुफ्तगू जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद हम MQM के रहनुमा जनाब सेनेटर हसीब से ये पूछेंगे कि बड़ी जमात है, अर्बन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और इस महंगाई का सबसे बड़ा जो शिकार होंगे वो शहरों में रहने वाले लोग होंगे। लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं महंगाई की, उस महंगाई की जो कल आने वाली है। बिजली की कीमतों में शदीद इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा है, जिससे
जो शहरों में ख़ास तौर पर रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी और मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। सेनेटर हसीबुल्लाह खान MQM से कराची से हमारे साथ हैं। हसीब साहब, ये आप तो उन लोगों में शामिल हैं MQM के जिन्होंने एक शैडो बजट भी दिया था और बड़ी तनकीद की थी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर। अब अगर ये सारी सब्सिडीज़ इस तरह विड्रॉ हो गई और अगर हम देखें तो जो एक्चुअल तनख्वाह है, अगर महंगाई से उसका कंपैरिजन करें उसकी रेशो से, तो तनख्वाह तो कम हो गई लोगों की। किस तरह से लोग गुजारा करेंगे अर्बन सेंटर में और आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? बहुत शुक्रिया। पहले तो आप मेरे नाम की तस्दीक कर लें। मेरा नाम हसीब खान है, हसीबुल्लाह नहीं है। दुरुस्त जी। दूसरी बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, ये अर्बन की, और ये इसको आप उसको अलग अलग ना कीजिए। जो कुछ हुआ है उसका इम्पेक्ट जो है वो शहर में भी आएगा, गांव पे आएगा, हर आदमी अफेक्टेड होगा। बिजली का और डॉलर का और IMF, इसके दौरान में आप देखेंगे तो इंडस्ट्री बंद होगी, लोग बाहर निकलेंगे, बिजली बढ़ेगी। तो वो 200 रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन 200 रुपये जो जिनको आपने एग्जाम कर दिया है 200 यूनिट वालों को, वो एग्जामेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो इम्पेक्ट आएगा दूसरे तमाम चीज़ों के ऊपर, तो आप जो है इनडायरेक्टली उनसे वहाँ से पैसे वसूल कर लेंगे। डॉलर जो आपका हुआ है उसके हवाले से ये हमारी पार्टी का MQM का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था। जो हमारा शेडो बजट था उसमें भी था, फिर हमारे सेनेटर्स ने भी आवाज़ उठाई, हमारे MPs ने, MLAs ने भी आवाज़ उठाई। मैंने तो अल्फाज ये कहे थे कि अगर आपने IMF बेस बजट बनाया तो ये गरीब की मौत होगी, इंडस्ट्री की बर्बादी होगी। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी तक बहुत सी शिक़ें मंजर आम पे नहीं आई हैं। एक शिक़ जो IMF ने जो दी है वो ये है कि जी IMF स्टेट बैंक जो है वो इंटरफियर नहीं करेगा। क्या मतलब है आपका? यानी स्टेट बैंक आप पाकिस्तान को आप अलग कर रहे हैं और आप पूरी मईशत पर कब्जा करना चाहते हैं। ये देखिए इतनी कीड़े ठोक चुके हैं ये तीन। अब मैं पिछली बात ही नहीं करता 5 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, 3 साल पहले क्या हुआ। ये 3 महीने की कहानी जो है वो ये है कि आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जो कि पब्लिक को मज़ीद अंधेरे में ढकेलने के लिए ना हो। बिजली का जब अभी जो आपने बम गिराया है, ये बम नहीं, मैं समझता हूँ आखिरी शायद कील ठोक रहे हैं। मैं ये नहीं समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ 4 साल के साथ 4 साहब बैठे हैं, मैंने इनका किरदार देखा है, वो क्या बातें करते थे। अभी भी मैंने देखा है कि 3 महीने में उन्होंने क्या किरदार अदा किया हुआ है। खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान अब हम कहते थक गए, ये अब ICU में नहीं है। पाकिस्तान को बर्बाद मत करें, इंसानों को बर्बाद मत करें। ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं कि ड्रोन हमले और तमाम ये दहशतगर्दी हैं। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि आप गरीब की रोटी जो आधी हो गई थी उसको भी आप छीने के पोजीशन में आ गए। मैं समझता हूँ कि ये वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान की तमाम पार्टी भी मिलके, हमारी पार्टी का सख्त मौक़िफ़ है। हम तो इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, किस हद तक करेंगे, ये पार्टी हमारी हद तक करेगी, लेकिन एहतजाज हम उस वक्त तक करेंगे जब तक कि ये तमाम जो चीज़ें वो बढ़ा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो बिजली के प्राइस हो, इन्फ्लेशन को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, गरीब आदमी को आपने कहाँ पहुँचा दिया है। मैं ये कहता हूँ समीर साहब, ये इन्होंने जो है, हमने इतनी कोशिश की है खुदा के वास्ते, तमाम दुनिया में होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स कम करके लेके और नीचे तुमने उल्टा रेशो कर दिया है। दुरुस्त है, 64% आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। डायरेक्ट दे रहे हो, बिल्कुल। हसीब साहब, हमारे आपने डायरेक्ट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो जितने भी अभी मैंने बातें सुनी है मिनिस्टर साहब आज की, खुदा का खौफ करें। अभी घर जाएंगे तो इनके भी बच्चे भी इनकी बात नहीं मानेंगे, तुम क्या वो बात करके आओ। हम अभी तक सियासत से नहीं निकले। हम अभी तक जो है गरीबों की लाशों के ऊपर अभी तक हम अपनी बातें किए चला रहे हैं। क्या बातें किए जा रहे हैं, ये उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो गरीब आवाम को क्या दे रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। क्या इसको मुनाफिकत नहीं कहते? इसको हम क्या कहते हैं? क्या आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं? आपने 3 महीने में क्या किया है ये तमाम दुनिया को भी पता है और पाकिस्तान के एक एक गरीब को पता है। जी हसीब साहब, हमारे साथ ही रहिए, गरीब पर रहम करें। जी हमारे साथ ही रहिए। मैं एजाज साहब, क्योंकि वक्त कम है, ये बयान कीजिएगा कि इस बात का कितना इम्कान है कि अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर एहतजाज करें। आप तो अपनी एहतजाज आप कर रहे हैं परसों से, दूसरी जमातों से भी आपने राब्ता किया है? जी समीर साहब, मैंने आज ही बाकी दीगर सियासी जमातों के लिए कमेटी भी कायम कर दी है
मैं खुद भी एक जमात के रहनुमा से मिलने के लिए गया था और हमने ये चाहा है कि सारी अपोजिशन को एक मुश्तरका लाए अमल के ऊपर ले आएँ। मैं कुर्बान जाए नून लीग के हमारे नुमाइंदों के ऊपर, वो ये फरमा रहे हैं कि 40% लोगों के ऊपर ये असर नहीं करेगा, 201 यूनिट जब होंगे तो उनके ऊपर भी असर करेगा, और जो बाकी 60% लोग हैं वो क्या कहाँ जाएंगे इस मुल्क में। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये जो नून लीग का ये फेज था, तो उन्होंने कहा 11 मई के इंतखाबात की कैंपेन में कि माशी धमाका करेंगे। पहले हमने एटमी धमाका किया, बिलाशुबा उन्होंने माशी धमाका कर दिया है, मुल्क तबाह होकर रह गया है। यानी 800 अरब रुपए के नोट इतने देर में छाप दिए हैं, क्या शानदार पॉलिसी है। IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं, आपने रुपए की सारी यानी जितना वो नीचे गिर सकता है उसको गिरा दिया है। तो मुझे बताइए कि आम आदमी कहां जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मैं तो अपील करता हूं समी इब्राहिम साहब आपके इस प्रोग्राम की वसातत से कि हमने इससे पीछे नहीं हटना है, हम इस इजाफे को वापस करवा के छोड़ेंगे। और मैं MKM के भाई से भी दरखास्त करता हूं और कायरा साहब से भी दरखास्त करता हूं कि ये कोई किसी का जाती मसला नहीं है, ये कौम बिल्कुल बर्बाद हो गई है, हमें इसके लिए निकलना होगा। हमने तो एक तारीख दे दी है परसों की 4 बजे टाइम पूरे मुल्क के अंदर। बाकियों से भी मैं अपील करता हूं हाथ बांध के इसके ऊपर हम हमारे साथ रहिए एजाज साहब। अच्छा कायरा साहब ये बयान कीजिएगा कि जिस तरह मिफ्ता साहब ने बताया कि ये एक इकोनॉमी के मसाइल हैं, कीमत इसलिए बढ़ रही है कि बिजली ज़ाहिर है आप महंगी बना के सस्ती तो नहीं बेच सकते। आप हुकूमत से ये तो मुतालबा कर रहे हैं कि ये सारी कीमतों में इजाफा वापस ले, लेकिन कुछ सजेस्ट भी करें, कोई प्रपोजल भी दे। फिर हुकूमत ये जो एक लागत में जो एक फ़र्क है और उसकी फ़रोख्त में फ़र्क है, कैसे इस गैप को पूरा करेगी। ये सबसे पहले इस हुकूमत ने कहा था कि हम बिजली की चोरी को हम रोकेंगे। अगर आप देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वापडा का काम कर रहे हैं, आज वापडा का मिनिस्टर नहीं है। जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, अगर आप उनको देखें वो मिनिस्टर हैं, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब में ऐसी मीटिंग्स ले रहे हैं जिसमें DCOs और DPOs बजाय इसके कि वो क्राइम को कंट्रोल करें, वो बिजली चोरी के उसमें लग गए। तो बिजली चोरी भी तो क्राइम तो है। बिजली चोरी जो है उसके लिए जो इदारा है उस इदारे को मजबूत करना चाहिए, चोरी को रोकना चाहिए। खाली अखबारों की हद तक नहीं होना चाहिए कि 2-4 बंदे पकड़ लिए और हम चोरों के पीछे लग गए। एक तो चोरी रोकनी चाहिए, दूसरा जो हाइडल पावर है, जो हाइड्रो पावर है उसका परसेंटेज बढ़ानी चाहिए, रेशो बढ़ानी चाहिए, कोल पावर बढ़ानी चाहिए, ताकि एनर्जी मिक्स जो है वो बेहतर हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका हल है। इसका हल ये नहीं है कि आप बोझ सारा आवाम के ऊपर डाल दें। अच्छा एक, क्योंकि वक्त कम है, ये बताइए जो अभी एजाज साहब ने कहा, आप भी ज्वाइन करेंगे इनको एहतजाज में, एक मुश्तरका एहतजाज हो सकता है अपोजिशन का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल एक पंजाब एग्जीक्यूटिव का इजलास है, उसमें फैसला किया जाएगा कि एहतजाज किस तरीके से करना चाहिए। जितना हमारे ऊपर प्रेशर है आवाम का, और हम आवाम के साथ खड़ा होना चाहते हैं, और हम इसका जो हम एक्सेप्ट नहीं करते जो इजाफा है, हम ये चाहेंगे, अवाम ये चाहती है कि ये इजाफा वापस लिया जाए और इसका सद्देबाब जो है अपने और गवर्नमेंट करे, ना ये कि गरीब आदमी के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर बहुत शुक्रिया जनाब कायरा साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, जनाब सेनेटर हसीब खान साहब और जनाब एजाज चौधरी साहब। बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट इशू है और लग रहा है कि जो सियासी जमातें हैं वो इस इजाफे को मुस्तरद कर चुकी हैं और एहतजाज करेंगी कि हुकूमत ये इजाफा वापस ले। यकीनन इस हवाले से आने वाले जो दिन हैं वो हंगामा खेज साबित हो सकते हैं। नाजरीन यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, और एक ब्रेक के बाद जो निहायत एक और अहम मसला है पानी की कमी का इस मुल्क में, आज इरसा की एडवाइजरी कमेटी ने यह बताया कि 15% कमी हो रही है पानी के कोटे में, जो ये महंगाई का तूफ़ान है इसमें मज़ीद इजाफा करने का बायस बनेगी। लेकिन इस इशू पर बात करेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। आज से चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान में हर तरफ पानी ही पानी था, बारिश भी हो रही थी और फ्लड के पानी से पूरी कौम बचने की कोशिश कर रही थी। ये पानी जिंदगियां भी छीन रहा था और इसने नुकसान भी बहुत किया। लेकिन अब आज ये खबर आई है कि इस वक्त जो पानी की शॉर्टेज है इस मुल्क में, उसकी वजह से इरसा एडवाइजरी कमेटी ने चारों सूबों के लिए जो पानी का कोटा है ये बताया कि उसमें 15% कमी हो जाएगी। इस कमी का
जो खमियाजा है वो पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे, पहले भी भुगत रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्टली तल्लक जो रबी की फसलें हैं उनसे होगा। गंदम, आटा, अगर फसल नहीं होगी, गंदम नहीं होगी तो यकीनन शॉर्टेज होगी, उससे आटा महंगा होगा। और एक दूसरी बड़ा जो असर है इस पानी की कमी का, पानी ना होने का, वो है बिजली की कीमतें। अगर हाइडल पावर नहीं बन रही, पानी से बिजली नहीं बन रही, तो यकीनन आपको गैस पर, पेट्रोल पर, तेल पर उसका इन्हिसार करना पड़ता है और वो बहुत महंगा है। क्या वजह है कि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, इतना पानी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिसी साज ऐसी स्कीमें नहीं बना सके, डैम्स नहीं बना सके जिससे ये पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाती। आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जनाब हामिद मल्ली साहब हैं जो पंजाब वाटर काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ साथ हमारे सीनियर नुमाइंदे जनाब जुल्फ़िकार अली होंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ जुल्फ़िकार अली की जानिब। जुल्फ़िकार अली, ये बताया गया है कि हमने जो पानी ज़ाया किया है खरीफ में वो तकरीबन 18 मिलियन एकड़ फीट था, और इसकी जो कीमत है वो भी बहुत थी। कुछ बताइएगा इस हवाले से, लॉस कितना हुआ? समी साहब शुक्रिया। ये आपने बिल्कुल बजाव फरमाया है कि आज से एक हफ़्ता पहले जो है वो हर तरफ पानी पानी था और लोग उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि जो दादुशुमार वापडा के पास हैं उसके मुताबिक 25 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूदा खरीफ सीज़न में जो है वो ज़ाय हुआ है। 18 MF पानी जो है वो समंदर में गया है और 7 MF पानी जो है वो मुख्तलिफ जगह पे बारिश की वजह से नदी नालों से निकल के ज़मीन के अंदर समाया, जिसने बहुत सारी ज़मीन को ख़राब भी किया है। तो इसकी जो कीमत थी वो 1000 अरब रुपया पाकिस्तानी थी, जो आमतौर पर बताया जाता है। पाकिस्तान के हालात के मुताबिक अगर अमेरिका में देखें तो 1 MF की कीमत जो है वो $2 बिलियन बताई जाती है। तो समी साहब, आज इरसा की एडवाइजरी कमेटी जो ये सबसे बड़ा फोरम है चारों सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का, क्योंकि इसके फैसले को सिर्फ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चैलेंज हो सकता है। तो आज उन्होंने 15% रबी की फसल जो सीज़न कल शुरू हो रहा है उसके लिए ऐलान कर दिया शॉर्टेज का, हिस्टोरिकल यूजेस के हवाले से चारों सूबों के। तो मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रेकअप भी दे दूँ कि किस सूबे को कितना पानी मिलेगा। पंजाब को मिलेगा 16.65 मिलियन एकड़ फीट, और सिंध को मिलेगा 12.58 मिलियन एकड़ फीट, खैबर पख्तूनख्वा को मिलेगा 0.70 मिलियन एकड़ फीट, और बलूचिस्तान को मिलेगा 1.02 मिलियन एकड़ फीट। तो तकरीबन 32 मिलियन एकड़ फीट पानी की तकसीम होगी, और इसमें से 22 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो दरियाओं में आएगा। और जो पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा अलमिया समी साहब के स्टोरेज नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 12 मिलियन एकड़ फीट पानी है। और इसका नतीजा जो है वो आपने सही फरमाया कि गंदम की आने वाली फसलों को जो है गंदम की फसल को बोना खमियाजा जो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जुल्फ़िकार, आप हमारे साथ ही रहिए। मैं जनाब हामिद मल्ली साहब की तरफ चलता हूँ। मल्ली साहब, ये तो जो हमारी जो रबी की बड़ी फसल है वो गंदम होती है, और ये जो पानी की कमी है, गंदम नहीं होगी तो आटे की भी कमी होगी। तो ये क्या आगे चलकर आप क्या देखते हैं? एक बात बहुत ज़रूरी है समझना कि गंदम की कमी की वजह ये नहीं होगी कि हमारी सिर्फ पानी का प्रॉब्लम है। पानी के जो स्टोरेजेस का प्रॉब्लम है वो इससे भी बड़ा है। पानी तो हर साल आता रहा है, हम हर साल वेस्ट करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से हम इसको फ़राने नेमत करते रहे और अपने इस इस्तेमाल को हमने मैनेज नहीं किया कि हम डैम्स बनाते। और देखें, हमारी 1976 में लास्ट डैम बना था तरबेला डैम, उसके बाद 24 और 12 तकरीबन 36 साल में 36% हमने अपनी स्टोरेज कैपेसिटी गंवाई है, जो सिल्टेशन से पानी में वो डैम्स में मट्टी भरने से गुम हो जाती है। तो उसकी जगह हमने कोई नया डैम नहीं बनाया, जबकि हमारी आबादी जो पहले 14 करोड़ थी, अब देखें 20 करोड़ के करीब पहुंच रही है। आबादी तकरीबन 50% बढ़ गई है, पानी की स्टोरेज हमारी 50% डाउन हो गई है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी किसान की। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो गंदम से कोशिश करेगा ऐसे क्रॉप्स में जाए जो कम ड्यूरेशन के हैं और उसको मुनाफा ज़्यादा देते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पानी अगर 15% कम हुआ तो आप समझें 15% इसकी लागत काश्त किसान की बढ़ जाएगी, और जब लागत काश्त बढ़ेगी तो वो इस रेट पे जो मौजूदा 1200 रुपये का रेट है, इस पे गंदम गवर्नमेंट को या आम खरीदार को देने के काबिल नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो गंदम की प्राइस बढ़ेगी, और क्योंकि गंदम एक स्टेपल फूड है पाकिस्तान में, हर इंसान 3 दफ़ा गंदम या 2 दफ़ा गंदम और 1 दफ़ा चावल डेली खाता है। तो इतनी कंजम्पशन जो हमारी 24 मिलियन टन और 22 मिलियन टन के दरमियान हमारी कंजम्पशन है, जब तक वो पूरी ना हो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और इंपोर्ट जब भी पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करने दुनिया की मार्केट में गया है, हमेशा $100 की एडिशन हुई है, क्योंकि दुनिया की जो मुआशी निज़ाम है
वो पाकिस्तान के मुखालफों के हाथ में है। और दुनिया ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जो पाकिस्तान को असिस्ट करे कि जी आपकी गंदम अगर नहीं हुई तो हम आपको गंदम देते हैं। वो जो PL 480 प्रोग्राम था अमेरिका का 60s में, वो इसलिए नहीं था कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम था, वो इसलिए था कि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में गंदम पैदा हो। लेकिन आज हम खुद दर पे हैं अपनी इस प्रोडक्टिविटी की। आप देखें इस वक्त इन नामसाइद हालात के अलावा जहाँ तमाम इनपुट्स पर GST लगा हुआ है पाकिस्तान में, और इंडिया आपके 1 मील दूर है फासला पर बॉर्डर के साथ, वही हालात हैं। वहाँ $100 बिलियन की सब्सिडी है। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में सब्सिडी दें किसान नहीं, वाटर पे तो मेरी गुजारिश सुनिए, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, साथ आप ऐड कर रहे हैं पानी की कमियाबी भी, तो उसमें बहुत मुश्किल होगा किसान के लिए। जी जुल्फिकार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें वो बात करें सब्सिडी की, देखें वो बात सही है। पाकिस्तान में भी जो है फी एकड़ जो नहरी पानी है उसका फ्लैट रेट है 85 रुपये, 30 रुपए में फी एकड़ जो है वो आबियारी होती है 1 एकड़ की। लेकिन जब ये ट्यूबवेल पे चलाएंगे डीजल पे तो ये 1300 से 1500 रुपए लगेंगे। ये बात सभी, ये अहमद साहब की बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अहमद साहब मुझे बताइए कि शाह महमूद कुरैशी जो आपकी तंजीम फैब के चेयरमैन हैं, उनके वो हुकूमत में भी रहे हैं, बाकी भी रहे, तो काश्तकार ये मुतालबा क्यों नहीं करते कि कालाबाग डैम बनाए और दीगर डैम बनाए? अब ये है कि काश्तकारों ने तो मुतालबा भी किया, काश्तकारों ने कोशिश भी की, हमने सिंध से लोगों को बुलाया, काश्तकारों के आके आप बैठ के नहीं, आपके चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी तो ये मुतालबा नहीं करते। अब वो तरीके इंसाफ में हैं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है? की जात की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब वाटर काउंसिल के प्लेटफॉर्म से बीइंग इट्स प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। हम पहले दिन से इसके हक में है कि कालाबाग डैम की तामीर की जाए। इसमें देखें दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुनिया में डैम आसानी से बनते हैं। इंडिया में मसला हुआ 1985 में सरदार सरोवर डैम का, सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा इसकी लेवल एक खास हद तक रोक दो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो। जब उसको मेरी बात सुन ले, बात ये है, मेरी बात सुन जुल्फिकार, बात आप ये जुल्फिकार ये बयान कीजिए कि इस वक्त क्योंकि जो भाषा डैम है वो तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये बयान कीजिए कि कोई भी जो हुकूमत है, मसलन KPK की हुकूमत है, क्या कोई आप पानी का जखीरा करने का छोटा कोई डैम, कोई मंसूबा कहीं किसी गवर्नमेंट के पास है? देखें समी साहब, ये देखें ये बदकिस्मती है कि भाषा डैम की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो गई, उसका टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन उसकी कानूनी बन गई। अब ये कहा जा रहा है कि उसको रहने दो और उसके नीचे जो है वो 120 किलोमीटर नीचे जो है वो नवा एक जो है वो हेड जो है रन ऑफ द रिवर एक प्रोजेक्ट बना ले जिससे उतनी बिजली पैदा होगी। बात बिजली पैदा करने की नहीं है, बात ये है स्टोरेज कैपेसिटी की, जिसकी वजह से किसानों ने 30 रुपये एकड़ वाला पानी जो है वो 1300 रुपये में लेना है। और जब वो ये 1300 रुपये खर्च करेंगे तो क्या वो शहरी लोगों के, शहरी इलाकों के अवाम को महंगी गंदम नहीं देंगे? उनके आटे की कीमत नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे रोकना पड़ेगा यहाँ पे आपको जुल्फिकार अली और हामिद साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन ये बहुत एक अहम मामला है। आज जिस महंगाई का रोना हम रो रहे हैं, जिस मुसीबत में हम हैं, वो बड़ी हद तक उससे छुटकारा मिल सकता था अगर खुदा की तरफ से दी गई इस नेमत को सही तौर पर इस्तेमाल कर लेते हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिसी साज, तो ना बिजली इतनी महंगी होती, ना खाने पीने की अशिया इतनी महंगी होती। और अफसोस इस बात का है कि अब भी मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई मंसूबा नज़र नहीं आता जिससे पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता हो। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।